जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में आपका नेट जेआरएफ का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो यूजीसी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इसका जो पेपर है वो जून में हो जाएगा, राइट। तो मेरा एक जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, कहीं ना कहीं वो आपके नेट जेआरएफ से भी मैच करता है। बस डिफरेंस इतना है कि नेट जेआरएफ में आपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करनी है और सिविल सर्विसेज में आपने सब्जेक्टिव के हिसाब से तैयारी करनी है, राइट। वो मैं आपको जितना हमारा सीरीज बढ़ती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है, ये जो मेरा वीडियो है ये दोनों को ही टारगेट करेगा, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम पढ़ने वाले हैं नेट जेआरएफ लिबर्टी, राइट। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे और फिर आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हैं और आने के चांसेस हैं, उस पे भी हम चर्चा करेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, मेरे वीडियोस की सीरीज को फॉलो करना है और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, राइट। आइए, तो देखिए जून 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था कि हु अमंग द फॉलोइंग एंड वी सीज दैट लिबरल डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल apparatus, apparatus मतलब हो गया एक यंत्र, ठीक है, एक यंत्र, वुड एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर्स टू द गवर्नड। गवर्न का मतलब हो गया जो लोग होते हैं जिन पे शासन किया जाता है, और गवर्नर्स मतलब जो लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शासन करने वाले, शासन करने वाले, और ये है आपकी आम जनता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि गवर्नर्स जो है वो अकाउंटेबिलिटी होती है उनके जनता के प्रति, जैसे लोकतंत्र में जिस तरह से आपको पता ही है कि हमने हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी के दो रूप हमारे पास थे, एक था आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हमें ज्यादा क्या दिखता है, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। इसीलिए आपको दिखता होगा जब बजट के सत्र होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा जो विपक्ष के लोग हैं, जो मंत्री के पद पे नहीं होते हैं, केवल एक सांसद होते हैं, वो लोग जो सरकार के लोग हैं, जो एक मंत्री हैं, क्योंकि मंत्री होते ही आप कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। तो हमें दिखता है कि विपक्ष का आदमी जो एक सांसद है, जो केवल एक सांसद है, वो मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है। मंत्री मतलब सरकार, जो शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें हमारे भारत में भी सिस्टम दिखता है। तो ये किसने इस बारे में टिप्पणी दी थी जो आपको दिख रहा है, राइट, कि जो शासन करने वाले हैं, जिन पे वो शासन करते हैं, उनके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं। तो इसका आंसर मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा, ठीक है। लेट्स सी। तो देखिए लिबर्टी के बारे में हम देखेंगे। लिबर्टी, अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। मतलब इसमें बता रखा है कि एक आम तौर पर जो परिभाषा है हमारी लिबर्टी की, उदारवाद की जो एक परिभाषा है, वो है कि किसी भी तरह की जो रुकावट है वो ना हो, आपको आजादी हो। जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरह से ये चेन टूट रही है और एक चिड़िया जो है वो आजाद हो रही है, तो इसको हम आमतौर पर लिबर्टी कहते हैं, राइट। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो बालक बालिकाएं हैं वो लिबर्टी और लिबरलिज्म में कंफ्यूज रहते हैं कि लिबर्टी क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल हम लिबर्टी में देखेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, लिबर्टी मतलब आजादी, आजादी। अब आगे देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और देखिए आप जो हिंदी मीडियम के बालक बालिका हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहे, चाहे आपको डेटा इंग्लिश में दिख रहा है, पर आपको मैं कोशिश करूंगा जितना मैं बोल पाऊं वो हिंदी में ज्यादा बोलूं, राइट। और इंग्लिश वाले को तो डेटा मिल ही जाएगा, राइट। व्हेन एन इंडिविजुअल इज फ्री टू एक्सटर्नल लिमिटेशन, एक्सटर्नल लिमिटेशन से फ्री है, ही और शी इज सेड टू बी फ्री। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति बाहरी जो बाधाएं होती हैं उससे अगर वो फ्री है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, वो आजाद है। अब बाहरी से यहाँ क्या मतलब है, बाहरी से यहाँ पर अभी जो तात्पर्य है वो है राज्य से, स्टेट से, ठीक है, वो हमें आगे समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एन इंडिविजुअल इज फ्री, इंडिविजुअल इज फ्री इफ ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल कंट्रोल। एक्सटर्नल कंट्रोल मैंने बताई दी आपको, राज्य की बात की जा रही है, और कंपल्शन, क्योंकि आपको पता ही है राज्य आपके जो आजादी है, आपकी जो स्वतंत्रता है एक व्यक्ति के स्तर पर, यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पे जो आपकी आजादी है, उस पे जो बाध्यता लाता है, जो कंपल्शन लाता है, वो राज्य लाता है कानून के रूप में, राइट। अर्थात जैसे कोई बालिका है, जब तक वो 18 वर्ष की नहीं होगी तो वो किसी से शादी नहीं कर सकती, राइट। तो ये भी तो एक बाध्यता है, राइट। तो कौन लेके आता है, राज्य। एंड इज एबल टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन एंड एक्ट ऑटोनोमसली, यानी कि क्या है कि जो व्यक्ति है उस पे कोई भी बाध्यता ना हो और वो अपने जो फैसले हैं
वो स्वतंत्र होकर ले पाए और अपना जो भी वो कार्य करता है, वो किसी के दबाव में ना करे, ठीक है? तो यहाँ पर हम इस स्लाइड से हम क्या सीखे? इस स्लाइड से हम सीखे लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी, जो किस स्तर पे यहाँ पर बात की जा रही है? इंडिविजुअल के लेवल पे, इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष के स्तर पे बात की जा रही है। यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही है कि आज़ादी देश की। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर हमने कहीं पर भी देश की आज़ादी की बात नहीं करी है। लिबर्टी की जो आम परिभाषा है वो है आज़ादी किसके स्तर पे? व्यक्ति विशेष के, इंडिविजुअल लेवल पे, राइट? आगे देखते हैं। हाउएवर फ्रीडम इज डिफाइंड बाय मोर देन जस्ट अ लैक ऑफ लिमिटेशन। अब देखिए असल में क्या होता है आम भाषा यानी कि आम परिभाषा तो हमने देखी आज़ादी मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष की आज़ादी। परंतु जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, वो कहीं न कहीं इससे बड़ी है, राइट? जो लिबर्टी है, लिबर्टी के रूप में जो ये फ्रीडम है, लिबर्टी के रूप में जो ये फ्रीडम है, ये इससे ऊपर है, जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा। अब क्या है कि जो फ्रीडम है, क्योंकि लिबर्टी आपको क्या देती है? आज़ादी देती है, फ्रीडम देती है। ऑल्सो रिफर टू पीपल्स एबिलिटी टू फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड अचीव देयर पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे आप राइट साइड स्लाइड में देख पा रहे हैं कॉपीराइट। देखिए आज़ादी क्या होती है? आज़ादी का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर सकें और इसको अगर आप एक सकारात्मक स्थिति, एक माफ़ कीजिएगा, एक सकारात्मक नज़र से अगर आप इसे देखते हैं, एक पॉजिटिव अ, एटीट्यूड से अगर आप इसे देखते हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको आज़ादी है, आप कुछ भी कर सकें, आप कुछ कर सकें, एक सकारात्मक वे में। जैसे आप पढ़ते हैं, आपने विज्ञान का ज्ञान लिया है और विज्ञान जो है वो बुनियाद बनता है किसका? तकनीक का, टेक्नोलॉजी का। मानते हैं ना ये बात आप लोग? अब आपने क्या करा, कोई तकनीक तकनीक का आविष्कार किया आपने, ठीक है? आपने कुछ तकनीक का आविष्कार किया, इन्वेंट किया, आविष्कार किया। अब देखिए इसमें क्या है कि अब ये जो आपने इतनी मेहनत करी है, इस आविष्कार को करने में, तो कहीं न कहीं उसका आपको फल मिलना चाहिए, ये भी तो एक आज़ादी है। ऐसा नहीं कि आपने पूरी मेहनत करी और आपकी आज़ादी कोई और ले गया, तो किस बात की आज़ादी? तो इसीलिए आज़ादी का एक और रूप होता है कि आप जो मेहनत करते हैं, उसमें आपको कहीं न कहीं संरक्षण मिले। तो इसीलिए वर्तमान में आपको दिखता होगा, जैसे मैंने राइट साइड आपको दिखा रखा है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। इसीलिए क्या होता है, आज़ादी में राज्य की भी अहम भूमिका होती है क्योंकि ये आपको क्या देता है, संरक्षण देता है आपके परिश्रम का, आपके स्ट्रगल का, आपके इन्वेंशन का, राइट? तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फ्रीडम ऑल्सो रिफर्स टू द पीपल एबिलिटी, ये मैंने बता दिया है, ठीक है? अचीव देयर पोटेंशियल, ये मैंने बोला ना, अचीव देयर पोटेंशियल, यानी कि आपने को आविष्कार किया है, तो उसको आपको कहीं न कहीं उसका फल भी तो मिलना चाहिए। इन दिस व्यू, फ्रीडम इज द कंडीशन अंडर व्हिच पीपल कैन डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड कैपेबिलिटी। ये मैंने आपको सारा का सारा यहाँ समझा दिया, एक सिंपल सा कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। तो इस स्लाइड से हमें क्या सारांश जस्ट मिलता है कि आज़ादी केवल ये आज़ादी नहीं होती है कि भैया आपको कुछ भी कर सकते हैं। आज़ादी का एक और मतलब होता है कि आप स्वतंत्र होके अपना कार्य करें अपने इंटरेस्ट के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार और मार्ग मर उस मार्ग पर आपको संरक्षण भी मिले और यहाँ पर कहीं न कहीं हमें राज्य का हस्तक्षेप दिखता है क्योंकि राज्य इसमें कैसे एक कानून के रूप में बाध्यता बनाता है कि कोई और व्यक्ति आपके आविष्कार को कॉपी ना करे, राइट? और आप अपने जो आपने परिश्रम किया है, उसका फल आपको मिले। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ लोगों की डेफिनिशन देख लेते हैं। देखिए ये डायरेक्ट आपके यूजीसी नेट में पूछे जाता है कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, इस तरह से। तो आपने ये तैयार कर लेना है, समझ लेना है कि ये बात किसने कही है और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी आपका आइडियोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर कोशिश करिए इंट्रो में कुछ जो राइटर्स हैं जिन्होंने बात करी है, उन राइटर्स के कोट लिख लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू गेटल क्या है। गेटल साहब कहते हैं लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग। देखिए हम पॉजिटिव पावर की बात की गई है। पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एन्जॉयिंग दोज़ थिंग्स व्हिच आर वर्दी एंड एन्जॉयमेंट एंड वर्क। यानी कि देखिए यहाँ पर आपको राइट ब्रदर्स दिख रहे हैं, आप सभी जानते हैं। आज हमारे जो काफ़ी आपको एरोप्लेन्स दिखते हैं, तो कहीं न कहीं उनके जो जनक हैं, उनके जो इन्वेंटर हैं, वो हैं आपके राइट ब्रदर्स। ये आपको देख पा रहे होंगे। देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनको साइंस में रुचि थी। मैंने अभी बताया आपको, किसी भी तकनीक का आधार विज्ञान बनता है, तो विज्ञान में इनकी रुचि थी और इनको कहीं न कहीं स्वतंत्रता मिली कि वो ये अपने आविष्कार में जो इनकी रुचि है कि किस तरह से इंसान भी उड़ सके, तो उसमें इन्होंने कार्य किया और कहीं न कहीं अंत में सफलता पाई। और ये कैसे सफलता पाए? कैसे सफलता पाए? इन्होंने कैसे सफलता पाई? इन्होंने सफलता पाई जब इनको कहीं न कहीं राज्य ने, स्टेट ने इनको क्या दिया? एक संरक्षण दिया, राइट? तो ये भी तो देखिए, अब इनको जब संरक्षण मिला और आज भी हम कह रहे हैं कि राइट ब्रदर्स की वजह से आज इंसान उड़ पा रहा है, तो ये भी तो एक तरह का आज़ादी है और ये आज़ादी सुरक्षित की गई है राज्य के द्वारा, ठीक है?
तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्दी होना चाहिए, यानी कि समाज के लिए और खुद के लिए वर्दी होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात है कि वो इंजॉयमेंट होना चाहिए। देखिए स्ट्रेस क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेस क्या होता है, देखिए हर किसी का स्ट्रेस एक सा नहीं होता और हर किसी का इंजॉयमेंट एक सा नहीं होता। किसी के लिए पढ़ना जो है, स्टडी करना जो है, वो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है पढ़ना। और किसी के लिए यही पढ़ाई प्लेजर होता है। किसी के लिए पार्टी जो होती है वो स्ट्रेस होती है और किसी के लिए पार्टी प्लेजर होता है। तो यानी कि जिसका जो वर्च्यू है, जिसका जो रुझान है, रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको उसी मार्ग पर सुरक्षित किया जाए, तो वो भी एक तरह की आज़ादी है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब टीएच ग्रीन जो है हमारे, ये क्या कहते हैं? फ्रीडम इज़ द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एन्जॉयिंग समथिंग वर्थ डूइंग और एन्जॉयिंग दैट टू, समथिंग वी डू और एन्जॉय विद अदर्स। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो टीएच ग्रीन है, उन्होंने जो फ्रीडम है, उसको जोड़ा है एन्जॉयमेंट से। जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, कोई पार्टी हो रही है, राइट? तो यहाँ पर भी क्या है, इसका जो हमें मतलब समझना है कि टीएच ग्रीन कहना चाह रहे हैं, जिसमें व्यक्ति एन्जॉय करता है, जिसमें व्यक्ति एन्जॉय करता है, वो एक फ्रीडम है। हालाँकि ये कहीं न कहीं एन्जॉयमेंट कभी-कभी नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है, वर्थी, यानी कि समाज के लिए उप उपयुक्त, वो शब्द हमें नहीं दिखता है, वर्दी नहीं दिखता है, राइट? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो लास्की, लास्की की डेफिनिशन हमें कहीं न कहीं प्लाटो से मिलती हुई दिखती है। जैसे प्लाटो की हम थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं, राइट? तो प्लाटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमें क्या दिखता है? भैया इंसान के पास 3 वर्च्यूज़ होते हैं, करेज होता है, एपेटाइट होता है, रीज़निंग होती है। और कहीं न कहीं प्लाटो कहते हैं कि भैया ऐसा है, किसी व्यक्ति के पास रीज़निंग डोमिनेटिंग होता है, किसी व्यक्ति के पास एपेटाइट डोमिनेटिंग होता है, किसी व्यक्ति के पास करेज डोमिनेटिंग होता है। तो जिसका जो डोमिनेटिंग वर्च्यू है, उसको उसी पद में डाला जाए। यानी कि जिसका करेज डोमिनेटिंग है, वो सैनिक बनना चाहिए, सोल्जर बनना चाहिए। जिसका एपेटाइट डोमिनेटिंग है, वो प्रोड्यूसर क्लास होनी चाहिए। और जिसकी रीज़निंग डोमिनेटिंग है, तो वो फिलॉसफर होना चाहिए। और समाज का राजा कौन होना चाहिए? फिलॉसफर। ये एक प्लाटो का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर लास्ट की भी हमें कुछ ऐसा ही दिखता है कि लिबर्टी इज द लार्जर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच men हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी एट देयर बेस्ट सेल्व्स। वही बात होगी, जिसका जो वर्च्यू है, जिसका जो इंटरेस्ट है, अगर समाज उसको उसी फील्ड में, उसी स्थान पर रखता है, तो ये सबसे बड़ी आज़ादी है। अर्थात मैंने अभी बताया आपको, जैसे किसी व्यक्ति को पार्टी करने का शौक है, तो वो कुछ ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पार्टीज़ बहुत होती है। जिस व्यक्ति को पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो ऐसे स्थान पे जाए जहाँ पर पढ़ना अनिवार्य है। तब जाकर एज़ पर लस्की या एज़ पर प्लाटो भी बोलूँगा मैं, ये एक एज़ पर प्लाटो न्याय है और एज़ पर लस्की आज़ादी है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसका टेम्परेंस है जिसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर संयम है, वो एक आर्टिसन होना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली संयम उसी के पास हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, कलाकार वही बन सकता है जिसके पास संयम होता है। कलाकार वही बन सकता है जिसके पास संयम होता है, राइट? और वही जिसके पास बहादुरी है, करेज है, वो एक गार्जियन क्लास में होना चाहिए, सोल्जर होना चाहिए, राइट? और जिसके पास विज़डम है, उसके पास वो रूलर होना चाहिए। विज़डम मतलब जिसके पास ज्ञान हो जाता है, जिसको कहीं न कहीं ये पता चल जाता है कि उसे कुछ नहीं पता। आई रिपीट, जिसको ये पता चल जाता है कि उसे कुछ नहीं पता है, तो वो असल में क्या होता है, वो विज़डम मिल जाता है उसे, क्योंकि वो समझ जाता है कि दुनिया में कुछ भी मटेरियलिस्टिक कुछ नहीं होता है, राइट? कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ऐसा आदमी ईमानदार बनता है, उसके एथिक्स, उसका मोरल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या बनेगा? रूलर। तो ये भी आज़ादी है, राइट? अब देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बड़ा प्रसिद्ध है ये। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आपका अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था। ये आपके रूज़वेल्ट हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट, और ये आपके चर्चिल साहब हैं, ब्रिटेन के पीएम। तो इनके बीच हुआ था अटलांटिक चार्टर 1941। मेरे चैनल पे मैंने इसके बारे में और भी बताया है, आप उसे देख सकते हैं। तो अटलांटिक चार्टर 1941 में एक 4 फ्रीडम्स की बात की गई। जो ड्राफ्टिंग हुई, उसमें 4 फ्रीडम्स निकल के आए कि ये 4 जो हैं, ये फ्रीडम है। अब वो 4 क्या-क्या हैं, हम देख लेंगे। तो यहाँ पर पहले तो याद रखेंगे, अटलांटिक चार्टर, माफ़ करना, अटलांटिक चार्टर कब साइन हुआ? ये 1941 में साइन हुआ, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर। और हम सभी जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर का समयकाल क्या है, 1939 से 1945, राइट? अब सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हमारे भारत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको भारत से जोड़ूँ, तो भारत में आपको आर्टिकल 19 में दिखेगा, आर्टिकल 25 में दिखेगा, आर्टिकल 26 में दिखेगा, राइट? और भी हैं,
इतना है देखिएगा, आर्टिकल 19 आपको पता है आपको अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। 25 में आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि धर्म अपनाना भी एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, और 26 में आप जो भी रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, साफ पता चल रहा है, ये कृपान देखकर और ये पग देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? आप समझ जाएँगे ये कौन-सा धर्म है, ये सिखिज़्म है। तो देखिए ये पहन के अभिव्यक्ति की जा रही है, एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा है, और ये आज़ादी हमें कौन देता है कि हम कोई भी जो धर्म से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल 26 देता है, राइट? रिलीजियस अफेयर्स जो भी हैं आपके, वो आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 25 तो आपको आज़ादी देता है, कोई भी धर्म मान सकते हैं, पर धर्म बिना रीति-रिवाज के पूरा नहीं होता है। इसीलिए अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 मिलके धर्म को परिभाषित करते हैं, राइट? आर्टिकल 25 कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, आर्टिकल 26 उससे संबंधित जो रीति-रिवाज हैं, वो आप मान सकते हैं, तभी धर्म पूरा होता है। तो यहाँ पर हम क्या सीखे? रिलीजन जो है, वो पूरा कब होता है? जब उसमें आर्टिकल 25 प्लस आर्टिकल 26 जुड़ता है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो मैंने बताया आर्टिकल 25 और 26, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेट थोड़ा यहाँ नेगेटिव बनाया गया है। स्टेट कैसा बनाया गया है? राज्य कैसा बनाया है यहाँ पर? नकारात्मक। कैसा बना है? नेगेटिव बना हुआ है, राइट? नेगेटिव बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर नकारात्मक दिखता है हमें। दूसरा देखते हैं फ्रीडम ऑफ वर्शिप। अब अभी फ्रीडम ऑफ वर्शिप वाली बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, ये आर्टिकल 26 से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। आपको आज़ादी है, क्योंकि हर धर्म की अपनी वर्शिप होती है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में पूर्व दिशा की तरफ देखकर पूजा पाठ किए जाते हैं, वैसे ही इस्लाम वर्ग में पश्चिम दिशा की तरफ नमाज जो होती है वो अदा की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा ये अब अलग-अलग वर्शिप के तरीके आर्टिकल 26 में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर्टिकल 26 में भी हमें क्या दिखता है, स्टेट जो है वो नेगेटिव दिखता है, इंटरफेयर नहीं करता है। स्टेट क्या दिखता है? नेगेटिव। राज्य क्या दिखता है? नकारात्मक। फ्रीडम फॉर फेयर। अब देखो फ्रीडम फॉर फेयर, ऑल्दो आपको ये डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं नहीं लिखा होता था, पर आप ध्यान से देखेंगे अगर मैं आर्टिकल 17 की बात करूँ, जहाँ पर अनटचेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि आपको पता ही है एक समय ऐसा था भारत में, और आज भी कहीं-कहीं पर हमें दिखता है कि जो हमारा दलित वर्ग है, जिसे आप अनटचेबल्स कहते हैं, जो वर्ण प्रथा से बाहर रखा गया, इसीलिए उनको अनटचेबल्स कहा गया। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उनके अंदर डर है कि अगर वो किसी हायर कास्ट के स्थान पर, यानी कि किसी गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी हायर कास्ट के हैं, तो उनको मारा जा सकता है। तो एक समय पर तो ये डर बहुत ज़्यादा था, पर आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके आर्टिकल 17 बैठा हुआ है, जिसमें संविधान ने साफ कहा है किसी भी तरह का छुआ-छूत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत के समाज में। और ऐसे ही अगर मैं एक व्यवस्थापिका स्तर पे देखूँ, यानी कि एक लेजिस्लेटिव लेवल पे देखूँ, तो पार्लियामेंट ने भी एक्ट पास किया है, एससी-एसटी एक्ट 1989, जहाँ पर आपको पता है, माफ़ कीजिएगा 1989 आपको पता ही है कि किसी भी तरह से एससी-एसटी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, छुआ-छूत नहीं की जा सकती, राइट? तो ये जो डर की भावना रहती है निचले वर्ग पर, उसको खत्म करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राज्य का एक पॉजिटिव रूप आपको दिख रहा है। स्टेट कैसा दिख रहा है यहाँ पर आपको? सकारात्मक दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। अर्थात कहने का क्या मतलब है मेरा? मेरा कहने का मतलब है कि राज्य यहाँ पर हस्तक्षेप करता है। अगर राज्य यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं डर का माहौल जो एक लोअर कास्ट के लोगों को झेलना पड़ता है, वो और ज़्यादा झेलना पड़ेगा अगर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम वांट्स। अब देखिए फ्रीडम फ्रॉम वांट्स क्या होता है? देखिए आप ज़िंदगी में तभी कुछ अपनी इच्छा से कर पाओगे जब आपका पेट भरा हुआ होगा। अगर आपका पेट ही भरा हुआ नहीं है, आपको कहीं न कहीं आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं, वो ही पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप कहाँ अपनी इच्छा के हिसाब से जी सकते हैं? आपको आज़ादी दे दी जा रही है, पर आपको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो आप कैसे अपनी आज़ादी को एन्जॉय कर पाओगे? तो इसीलिए कम से कम आपको जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो आपको दिया जाए, उसके पश्चात ही आप अपने एन्जॉयमेंट को जी सकते हैं, अपनी आज़ादी को जी सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मनरेगा, मनरेगा में आपको पता ही है केंद्र सरकार की तरफ से 100 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाता है, और राज्य अपने स्तर पे भी इसमें काम करते हैं। 100 दिन केंद्र देता है, इससे ऊपर के जितने भी दिन होते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा आपको दिए जाते हैं। तो इसका अर्थात इसका ये मतलब है कि ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। उसी के पश्चात आपकी जो जनता है, राज्य की जो जनता है, वो अपना फ्रीडम को एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि फ्रीडम फ्रॉम वांट जो है, ये एक इकोनॉमिक राइट है, ज़्यादातर ये एक आर्थिक अधिकार है, और इकोनॉमिक राइट्स को कभी भी फंडामेंटल राइट्स रखना वो गलत हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए इकोनॉमिक राइट्स हमारे संविधान में तो नहीं दिए जाते हैं, एक फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से, परंतु परंतु हमें
एक व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेटिव के माध्यम से ये दिया जाता है। इसीलिए मनरेगा जो है वो एक्ट के द्वारा आया हुआ है, आप सभी जानते हैं। और मनरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में। तब ये नरेगा था। 2009 में इसको मनरेगा कहा गया, ठीक है? एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जब आपके पास इतना होता है कि आपकी सरकार आपको इतना मिनिमम रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड कर रही है, तभी आप अपने फ्रीडम को एन्जॉय कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये इस वाले में भी राज्य जो है, उसका एक सकारात्मक रूप हमें दिख रहा है। राज्य जो है, उसका क्या दिख रहा है? एक सकारात्मक रूप। एक सेकंड गाइस। ओके। तो यहाँ से हमने क्या देखा? यहाँ से हमने देखा कि 4 तरह के हमें जो अटलांटिक चार्टर है, ये आप देख रहे होंगे। जो अटलांटिक चार्टर है, इसमें 4 हमें फ्रीडम दिखे हैं, 4 फ्रीडम्स दिखे हैं, जिसमें फर्स्ट 2 जो हैं, वो आपको नेगेटिव दिखते हैं। नेगेटिव किस सेंस में? कि यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, नेगेटिव। राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। और जो लास्ट 2 हैं, लास्ट 2 वो हमें सकारात्मक दिखते हैं, पॉजिटिव दिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप हमें यहाँ दिखता है। तो पहला 2 है, उसको आप क्लासिकल लिबरलिज्म में डाल सकते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म। जब हम लिबरलिज्म के वेरिएंट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा क्लासिकल लिबरलिज्म होता है। और ये लास्ट 2 आपके आ जाएँगे मॉडर्न लिबरलिज्म में। किसमें आ जाएँगे? इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, मॉडर्न लिबरलिज्म। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, जहाँ पर राज्य जो होता है, वो एक नेगेटिव नकारात्मक दिखता है हमें, जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, वहाँ पर राज्य को एक सकारात्मक रूप में देखा जाता है, जहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप की उम्मीद की जाती है, राइट? तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। द फर्स्ट टाइप ऑफ लिबर्टी सच एज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ वर्शिप जो है, ये हमें नेगेटिव एस्पेक्ट का दिखता है, क्योंकि इसमें राज्य हस्तक्षेप ना के बराबर करता है, राइट? तो इसीलिए नेगेटिव रोल कहते हैं राज्य को, ठीक है? क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर राज्य की भूमिका कैसी है? नकारात्मक, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये भी बता चुका हूँ, यहीं से आपके निकल के आएगा क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म। नेक्स्ट है आपका, ये है पॉजिटिव, जो आपके फ्रीडम फ्रॉम फेयर था और फ्रीडम फ्रॉम वांट्स था। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि राज्य का होना अनिवार्य है, अन्यथा काफ़ी लोगों का शोषण हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रूप दिखता है राज्य का, सकारात्मक रूप दिखता है राज्य का, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म, राइट? अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव लिबर्टी होती है और पॉजिटिव लिबर्टी होती है। जैसे अभी हमने देखा था पॉजिटिव, जिसे मैंने लिबरलिज्म कह दिया, यहाँ पर लिबर्टी कहा जा रहा है। तो क्या हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं लिबर्टी और लिबरलिज्म को? इसका आंसर मैं अभी देने वाला हूँ, राइट? परंतु इतना याद रखिएगा, जो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात की जाती है, जैसे अभी हमने 4 अधिकारों के रूप में देखा, पहले के 2 अधिकार नेगेटिव, राज्य को नकारात्मक, और लास्ट के 2 अधिकार राज्य को सकारात्मक। तो ये नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का जो सिद्धांत दिया है, वो हमारे इज़ियास बर्लिन ने दिया है। एज़िया बर्लिन ने दिया है। कब दिया? 1969 में। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एज़िया बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे हों, वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं, तो उसमें छोटे-छोटे लेक्चर्स हों, बहुत लंबे लेंथी ना हो, तो रिवीजन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है और जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट करिए, शेयर करिए, राइट? अब मेरा देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था, ये देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग एनविसेस दैट लिबरल डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल apparatus मतलब यंत्र वुड एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नर, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो लोग शासन करते हैं और जिन पे वो शासन कर रहे हैं, यानी कि जो राजा है, वो अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार है। ये बात किसने कही है? ये बात किसने कही है? ये राजनीति का अंतर है, या माफ कीजिएगा, राजनीति का यंत्र है कि जो शासक है, वो अपनी प्रजा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये बात कही है जेरेमी बेंथम ने। तो देखिए, मैंने आपको बोला ही था कि इस तरह के कोट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये किसने कहा, ये किसने कहा है? तो जेरेमी बेंथम ने कहा है, और आपको पता ही है कि क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो मेरे जो बालक-बालिका जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब भी जेरेमी बेंथम के बारे में आपने कुछ लिखना है, लिबर्टी के बारे में कुछ लिखना है। और जो मेरे यूजीसी के बालक-बालिकाएँ हैं, वो लोग याद रखिएगा, कोट्स आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।